नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस और पब्लिक आपस में ही उलझती हुई नजर आई। जी हां, यहां पर पुलिस जो है वो ग्रामीणों के साथ किस कदर उलझी है, तस्वीरें आपको अब दिखाएंगे। जहां पर एक विवाद सुलझाने के लिए देवरिया थाने की पुलिस पहुंची और जैसे ही पुलिस गांव में पहुंचती है, गांव वालों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से गांव वालों ने पुलिस टीम को यहां से खदेड़ दिया, गांव से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पुलिस की ओर लाठी लेकर ग्रामीण जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मुजफ्फरपुर की, जहां पर विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम को ही लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस टीम जो पहुंची थी, देवरिया थाने के जवान सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही उग्र हुजूम यहां पर पहुंचती है, पुलिस ने सड़क पर खड़े जो लोग खड़े थे, ठेले को लोगों की तरफ ढकेल दिया और गुस्से से आग बबूला भीड़ और पुलिस के बीच रस्साकशी की तस्वीरें सड़क पर संग्राम के तौर पर सामने आई। अरवल के मेहंदिया बाजार की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोरोना के इस काल में, जहां पर तमाम गाइडलाइंस इस वक्त लागू किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों के चेहरे पर मास्क होनी चाहिए, वहां पर क्या तस्वीर सामने आई। अश्लील गानों के ऊपर जमकर ठुमके लगाए गए। सब कुछ ये उस जगह हो रहा था जहां से थाने की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा, लेकिन न पुलिस को इसकी खबर लगती है, न उनके कानों पर जू रेंगती है। कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए डांसरों के साथ होटल मालिक किस तरीके से यहां पर डांस करते नजर आ रहे हैं। रात भर ये कार्यक्रम जो है वो होता रहा और इस कार्यक्रम की तस्वीरें अब वायरल हो रही है। सवाल ये कि आखिर ये सब कुछ NH 139 पर हो रहा था, तब पुलिस सो रही थी क्या? पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? और अब ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ। और इन तस्वीरों के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि नियमों का पालन कराने में पुलिस आखिर इतनी लापरवाह कैसे और क्यों है? क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ रही थी और पुलिस प्रशासन क्या सो रही थी। नियमों का पालन कराने में इतनी लापरवाही क्यों? कोरोना के मामले कम होने के बाद अब ये लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है और ऐसी लापरवाही पर सवाल उठने लाजमी है। तीसरी लहर को लेकर लोग सतर्क आखिर क्यों नहीं है, ये सवाल भी इन तस्वीरों के साथ। नवादा के कच्ची दरगाह में दो गुट आपस में ही उलझते हुए नजर आए। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नवादा के कच्ची दरगाह की तस्वीरें हैं, जहां पर दो गुट किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, एक दूसरे के ऊपर जोर आजमाइश किस तरीके से की गई। दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए और दहशत फैलाने के लिए यहां पर जबरदस्त फायरिंग भी की गई है। तो बताया जा रहा है कि मुहर्रम को लेकर इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ उलझता हुआ नजर आया। हालात को हालांकि पुलिस बल ने जल्द ही काबू में ले लिया। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जाती हुई। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो जाती है। परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से महिला की जान चली गई, लेकिन इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। मुजफ्फरपुर से यह घटना सामने आई, जहां पर महिला की मौत के बाद यह सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मृतक का नाम रुक्मणी बताया जा रहा है। मामला केशवपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 का है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला का शव 3 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि महिला की मौत का पता उसके बेटे ने फोन कर पुलिस को दी है, जिसके बाद महिला की मौत की जांच अब शुरू की गई है।
अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोहद्दीनगर और गांधीनगर के इलाकों का निरीक्षण करने वाले हैं। यहां पर चलने वाले कम्युनिटी किचन की बात कर लीजिए या साथ ही साथ मेडिकल कैंप की, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए चलाए जा रहे हैं, इनका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपके सामने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी दिखेगी आपको और आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी की जाती हुई। मौके का जायजा लिया संवाददाता मुकेश ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा और बाया नदी से प्रभावित इलाकों के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने और राहत कैंप का जायजा लेने के लिए आज समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहां पर आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। सबसे यहाँ पर एक अलग तस्वीर जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बाल विकास परियोजना मोहिउद्दीन नगर के द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो बच्चे हैं कैंप में रह रहे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं राजेश सिंह, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का। और सबसे पहले तो मैं मोहिउद्दीन नगर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ा दिल दिखाया और गहरी संवेदना के तहत वो मोहिउद्दीन नगर के जनता का दुख दर्द देखने आ रहे हैं। और यहाँ पहले से भी बहुत अच्छे जिलाधिकारी हमारे हैं, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया यहाँ काम हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर से लेके और जिला स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बाढ़ कार्यों में बहुत अपनी तरीके से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रशासन के सभी कर्मचारी से लेकर जितने बड़े अधिकारी हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था कभी मोहिउद्दीन नगर में बाढ़ की आपदा के समय में, पत्रकार जी हैं खुद बता सकते हैं, कभी इतना अच्छा व्यवस्था नहीं देखा गया था। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आने का अब इंतजार हो रहा है। और यहाँ पर जब वो पहुँचेंगे तो मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर प्रखंड के साथ साथ विद्यापति प्रखंड के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का जायजा लेंगे। और मोहिउद्दीन नगर के नगर भवन में एक बैठक भी वो करने वाले हैं। तो लोगों को अब इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और कटिहार के कोढ़ा प्रखंड से आपको एक तस्वीर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई दिखाने जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने की। इस तस्वीर को देखकर आपको एहसास होगा कि रक्षाबंधन जिसे सुरक्षा के लिए खास माना जाता है, जिसमें भाई बहन एक दूसरे को लेकर के इस रिश्ते के साथ वचन देते हैं एक दूसरे की सुरक्षा की। यहाँ पर बहनों ने बहनों के लिए और अपनी दोस्तों के लिए यानी सहेलियों के लिए राखी का बंधन उसे अटूट बनाया है। सहयोगी सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट देखिए। तौर पर पूरे देश भर में बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन कटिहार रामपुर पंचायत की ये तस्वीर एक अनोखी तस्वीर है। और कैसे भारत बदल रहा है, भारत की बेटी बदल रहा है, ये तस्वीर उसकी अखबारगी है। आप देख सकते हैं लगातार सामूहिक रूप से बहनें बहन की कलाई पर राखी बांध रहे हैं। और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए इन बहनों से समझते हैं, इन सहेलियों से समझते हैं जो एक दूसरे को राखी बांधकर राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या है कहानी, क्यों बहनें बहन को राखी बांधती है? जैसे हमारे समाज में अभी शुरू से परंपरा चलता आ रहा है कि सिर्फ लड़कियां लड़कों को ही राखी बांधेंगे, यानी लड़का ही कर सकता है बहनों की रक्षा। ये तो है ही, लेकिन हमारे भूमिका बिहार के द्वारा शिल्पी दीदी जो है ये मुहिम चलाई है कि ये न सिर्फ लड़का ही एक दूसरे का रक्षा कर सकता है, बल्कि एक लड़की भी एक लड़की का हेल्प कर सकती है, रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोग आज मिलकर सिर्फ लड़का को ही नहीं, एक लड़की दूसरे लड़की को भी राखी बांधने का काम कर रहे हैं। बहन को, सहेली को, सबको राखी? हाँ, बहन को, सहेली को, जो भी है, छोटी बड़ी सबको। क्या क्या सिखाया जाता है? ऐसे आप लोग सामाजिक रूप से कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं, क्या क्या करते हैं? हम लोग बाल विवाह के बारे में जागरूक करते हैं, लिंग आधारित भेदभाव के बारे में जागरूक करते हैं, ताकि जो लड़कियों और लड़कों के बीच समाज में भेदभाव किया जाता है वो ना हो। और ट्रैफिकिंग आदि मामलों पे चर्चा करके उन्हें समझाते हैं कि ऐसा ना हो। क्या नाम है? आरती कुमारी। क्या है इस सोच के पीछे की कहानी, क्या है बहनें बहन को कलाई पर राखी बांधते, क्या है? बहन बहन को कलाई पे राखी इसलिए बांधती है ताकि एक बहन दूसरे बहन का रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोग बहन मिलकर राखी बांधते हैं ताकि बहन भी बहन का रक्षा कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई ही रक्षा करते हैं, बहन भी बहन का रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोग राखी बहन को बांधते हैं। कितने साल से लगभग चल रहा है परंपरा?
5 साल से चल रहा है। आगे भी जारी रखें। जी। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। तो निश्चित तौर पर रामपुर का ये अनोखा परंपरा अपने आप में एक संदेश है कि भारत की बेटी सुदूर इलाके तक अब अपने किस तरह से बुलंद बन रहे हैं, और ये बुलंद सोच के साथ नई भारत की तस्वीर न सिर्फ रस्म अदायगी है, बल्कि जो हम लोग के पारंपरिक पर्व त्योहार है उसमें भी एक बड़ा बदलाव का संकेत है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए अब आपको अररिया लिए चले, जहां पर हमारे सहयोगी सतीश ने जो रिपोर्टिंग की है वो अररिया के इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी को बयां करने वाली है। कैसे नारकीय जीवन जीने को यहाँ के लोग मजबूर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको सहज रूप से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हल्की बारिश के बाद भी यहाँ के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान होते हैं और इससे निजात मिलने की उम्मीद इन्हें नजर नहीं आ रही। लगातार लोगों की तरफ से गुहार लगाई जाती हुई कि इस समस्या का निदान निकाला जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां इनके सामने जिनको देखकर ये लोग अब बेहद परेशान। अभी हम अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 25 में हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह अररिया नगर परिषद का वार्ड नंबर 25 खलीलाबाद इलाका कहते हैं इसे, और जो यहाँ पर हल्की बारिश के बाद जो है सड़क पर जो है पानी जमा हो जाता है, जिसके वजह से वार्ड के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तस्वीर यहाँ पर हम दिखलाना चाहें कि नाले की है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नाला का जो निर्माण है वह सही तरीके से हुआ नहीं है, जिसकी वजह से जो है स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। नाले का जो पानी है बारिश के बाद सड़क पर ही आ जाता है, और नाला का निर्माण भी सही तरीके से हुआ नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग से जानते हैं कि क्या परेशानी है। ये बताइए कि क्या परेशानी है यहाँ पर, और बारिश के दिनों में क्या हालत रहता है? अभी तो हल्की बारिश है तो ये हाल है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ठौने भर पानी लग जाती है। इससे पहले जो वार्ड कमिश्नर थे उन्होंने भी इधर ध्यान नहीं दिया गया। अभी जो प्रेजेंट यहाँ के वार्ड पार्षद हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं है इधर। इस वजह से इस रोड का निर्माण हुए लगभग 12 से 13 साल हो गया, लेकिन नाला ऊंचा होने के वजह से पानी इधर से निकासी नहीं होती है। पानी उल्टा उधर से वापस ही इधर चली आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी बारिश होती है, एक तो पानी उधर से आती है, उस पर से जो बारिश यहाँ जमा होती है यहीं रह जाती है। इससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेहान हुआ। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं। एक मिनट इधर सुनिएगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? रोशन खातून। रोशन खातून। क्या परेशानी होती है? काफ़ी दिक्कत हो जाता है बारिश के समय हाँ, में। बारिश में बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत है? यहाँ से वहाँ तक बारिश में पानी लगा हुआ रहता है। अच्छा। वैसे दिक्कत बहुत, बच्चा सब कभी चलने में दिक्कत रहता है। हाँ। सियाना कभी चलने में दिक्कत रहता है। हाँ। पानी बहुत लग जाता है, पूरे डूब जाता है। तो क्या मांग करते हैं आप? अब क्या मांग कर रहे हैं? साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए, रोड को तरफ नाला बनना चाहिए। नाला बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया नगर परिषद क्षेत्र का यह वार्ड नंबर 25 से खलीलाबाद कहते हैं। हल्की बारिश में जो है यहाँ पर झील जैसा नज़ारा हो जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अररिया नगर परिषद इस ओर कभी ध्यान देता नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और कटिहार में एनडीआरएफ की टीम जो है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि इन एनडीआरएफ की टीम के लोगों ने प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला को अस्पताल तक पहुंचाया, और अब ये महिला जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला जो है वो प्रसव पीड़ा से करा रही थी, और इसे यहाँ से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाई। यहाँ से इस महिला को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया गया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम गंगा रखा गया। साथ ही परिजनों ने भगवान बनकर आए एनडीआरएफ के सदस्यों का आभार जताया। नाव लाग गेले, फुकनो नाव लाग गेले, उन लग के पेशेंट उठा के अच्छे तरह से होले, सब चीज़ों से बर्दाश्त होले। कहाँ लगा? हॉस्पिटल सरकारी उन लग के हॉस्पिटल, और पोती होलो छे, अच्छे स्वास्थ्य होलो छे। और ये एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। ये इसका घर शेरमारी है, और अभी बाढ़ का मौसम जान रहे हैं, बाढ़ चल रहा है, तो इसको एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। जैसा कि फ्लड सिचुएशन को देखते हुए 9 एनडीआरएफ की एक टीम ब्लॉकपुर सेला में डिप्लॉयड है। अभी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो सर ने बताया कि विलेज शेरमारी में एक प्रेग्नेंट लेडी है और इमरजेंसी सिचुएशन है,
तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँची और महिला को इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद की। और फर्दर इस टाइप की अगर कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा रेडी हालत में है। और लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द को दिखाया था, जिसके बाद अब सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। इन बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन पहुंचाने की बात हो, मेडिकल किट पहुंचाने की बात हो, ये तमाम इंतजामात अब सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी किए जाते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी मदद। बताते चले कि लखीसराय, बढ़ैया, सूर्यगढ़ा प्रखंड की एक बड़ी आबादी जो है इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की संवाददाता राकेश कुमार ने। न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर बाढ़ पीड़ितों के दर्द को लगातार दिखाने के बाद लखीसराय जिले के कई सामाजिक संगठन बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, या देख सकते हैं आप, फूड पैकेट है जो कि टाल क्षेत्र के इलाकों में भेजा जा रहा है बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद पहुंचाए जाने के लिए। आप इसमें देख सकते हैं चूड़ा है, फड़ी है, बिस्किट है, चक्की है और दालमोट है। तो इस तरह से लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद लोग आगे आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। पूरा जिला तो बाढ़ से परेशान है। हम लगातार न्यूज़ 18 में देख रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बात की जा रही थी और बाढ़ में जो वहाँ के लोगों का जो बहुत बुरा हाल था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग कम से कम 300-400 परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजें। और उसी क्रम में ये राहत सामग्री आज लायंस क्लब के सौजन्य से निमदारगंज और गुड़ियारी 2 जगह भेजी जा रही है और अगर ज़रूरत पड़ेगी बाद में और भेजने की तो और भी हम लोग भेजेंगे। तो ये अच्छी पहल मानी जाएगी। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर लायंस क्लब जैसी संस्था आगे आ करके और लोगों का मदद करने को तैयार हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला एक ये हो रहा है, अनुभूति हो रही है हम लोगों को। और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके की और संस्थाएं आगे आएँ, आगे आकर के लोगों, क्योंकि ये त्रासदी का समय है। जिला प्रशासन या सरकार जितना भी जाए तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं कहीं छूट जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो कि पीड़ित है उसको वो लाभ मिल जाए। खगड़िया में सुरक्षित नाव परिचालन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसे लेकर अब परिवहन विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले साल से लेकर अब तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की संख्या बढ़ी है। जो पहले इक्का दुक्का लोग नाव परिचालन को लेकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचते थे, अब उनकी संख्या तकरीबन 240 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलता है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे नाविकों के ऊपर कार्रवाई की जाती है और अब सुरक्षित नौका परिचालन की दिशा में ये काम करता हुआ। तो 39 नाव का रजिस्ट्रेशन किया गया था मेरे द्वारा, और अभी जो है लेटेस्ट 2 दिन पहले जो है मेरे यहाँ कुल 37 नाव रजिस्ट्रेशन के लिए आया है सीओ साहब के तरफ से। उसका कागज थोड़ा सा अपूर्ण है, उसमें चालान नहीं है। यदि चालान आ जाता है जमा होकर के तो वो 37 नाव भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इस वक्त सड़क हादसे से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है मधुबनी में, जहां सदर प्रखंड में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। सड़क हादसे की वजह से इन तीनों की जान गई है। बताया जा रहा है कि घटना कलुआही थाना के मुरैठ गांव की है। मधुबनी के सदर अनुमंडल में यह हादसा हुआ। इसी दौरान मुरैठ गांव के पास सड़क पर खड़े ट्रक से ये बाइक जो है वो टकराती है। तेज रफ्तार इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। सभी मृतक मलमल गांव के निवासी हैं। इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस फिलहाल जुट गई है। तो सड़क हादसे की यह खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें मधुबनी के सदर अनुमंडल में सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई है। एक युवक जख्मी बताया जा रहा है। ये सभी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। जबरदस्त तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। 3 लोगों की जान गई है।
और देखिए जिस तरीके से आरजेडी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, इस घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, और अब ये बिहार की सियासत में आरजेडी के लिए इस वक्त ये ऐलान कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से तेज ब्रदर्स के बीच इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है, उस बीच तेज प्रताप की तरफ से ये बयान सामने आता है। हालांकि तेज प्रताप के ऐलान के बावजूद पार्टी कार्यालय में हलचल नहीं दिख रही। कुछ कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय जरूर पहुंचे और इस विवाद को बाहरी लोगों की साजिश करार दे दिया। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी में सब कुछ ठीक होगा। सत्यानंद सिंह से उभरे विवाद के बाद तेज प्रताप यादव ने आज से राजद के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार किए जाने की घोषणा की है। और इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं और यहाँ की तस्वीर देखिए। राजद का प्रदेश कार्यालय का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको खोल दिया गया है, रोज की तरह ये खुल गया है और कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। एक स्टूडेंट विंग के जो वर्कर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ बुके भी है। दूसरी तरफ जो एक सामान्य कार्यकर्ता राजद के हैं वो देखिए पार्टी के झंडे के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। मेरी जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा, फिर भी लालू जी के विचारों के चलते मैं जीवन जीता हूँ शहंशाह जैसा। आप आरजेडी के एक आम कार्यकर्ता हैं। जी जी। अभी मेरा सचिव हूँ, महासचिव हूँ। तेजस्वी और तेज प्रताप जी आपस में विवाद अब शुरू हो गया है इन लोगों के बीच में। इसको एक आम कार्यकर्ता कैसे देखता है? आम कार्यकर्ता ऐसे देखता है कि विवाद नहीं है, बस हल्का फुल्का ऊपर वाले कोई हैं जो भाइयों में मतभेद कराने में लगे हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव समझे हुए सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि उनके दो लाल हैं, ये कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। बस कोशिश लोग करेंगे तो कोशिश करने के बाद हल्के फुल्के झटके आते हैं। लालू प्रसाद यादव के बच्चों में फटके नहीं आते हैं, फटके नहीं आएंगे। ये झटके हैं बस झटके हैं, फटके नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। आपने सुना क्या कहा इन्होंने। एक आरजेडी के वर्कर हैं, ये बुके के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए गुलदस्ता लाए हैं। भेंट करना है क्या किसी को? इनको भेंट करेंगे गुलदस्ता? अरे हम लोग छात्र के अपने नेता को गगन भैया बने हैं तो उन्हीं को हम भेंट करने आए हैं। अच्छा जी। और अच्छा जो नए अध्यक्ष बने हैं छात्र को, उनको क्या शुभकामना देने आए हैं? यही शुभकामना देने हैं कि बने हैं तो पार्टी को चलाइए, बिहार भर में अच्छे फैलाइए पोस्ट पे, और इससे हम लोग बेसिक शुभकामना क्या दे सकते हैं। पार्टी चले बिहार में, अच्छा आरजेडी मजबूत हो, आने वाले समय में सरकार बनाए। कैसे मजबूत होगा जब दो आपके तेज प्रताप यादव जी जो है वो अभी नाराज चल रहे हैं पार्टी से? तेज प्रताप यादव जी नाराज नहीं चल रहे हैं, उन लोग अपने परिवार का मामला है, हम लोग बैठ कर समझ लेंगे। हम लोग तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जाते हैं बैठ कर समझ लेंगे। कोई परिवार का इसमें मतभेद नहीं है, ना परिवार इसलिए गुमराह है, नहीं इससे परिवार का कोई झगड़ा है। कहाँ से आए हैं आप? हम रोहतास से आए हैं। तो तेज प्रताप जी से ही मिलना है? तेज प्रताप भैया हमको बुलाए हैं, 10 बजे हम उनसे मिलेंगे अपने आवास पे। अच्छा, आवास पर मिलने जाएंगे? जी। तो जनता दरबार भी आज करने वाले हैं? अब तो तेज प्रताप भैया बताएंगे जनता दरबार करेंगे या नहीं करेंगे, हमको इस विषय में अभी पता हमको नहीं है। बहरहाल अब इंतजार है। पार्टी का जो कार्यालय है वो देखिए आप यहाँ पर खुल गया है। जो तेज प्रताप यादव उन्होंने घोषणा की है कि वो जनता दरबार करेंगे और निगाहें टिकी है सबकी कि क्या वाकई में तेज प्रताप यादव जनता दरबार करने के लिए पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे या फिर अपनी जो पहले की घोषणा है उसे वो वापस लेते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सिवान में एक हाथी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 17वां जन्मदिन था और इसलिए फतेहपुर में बबलू सिंह ने अपने हाथी का जन्मदिन बड़े ही शान और शौकत से मनाया। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ हर साल की तरह इस बार भी बबलू सिंह ने अपने हाथी का बर्थडे जो है वो फतेहपुर निवासी बबलू सिंह की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अपने परिजनों के साथ अपने घर पर हाथी के जन्मदिन पर देखिए केक काटते हुए बबलू सिंह। हाथी को केक भी खिलाया जा रहा है। हाथी का जन्मदिन मनाना पूरे इलाके में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।